हेलो बच्चों, आज हम 10वें चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं। अब तक हमने जो है 7 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से फोर्थ को नहीं किया है। फोर्थ को सबसे आखिर में करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लॉजिक क्वेश्चंस है ये। 8वां क्वेश्चन हमने करना नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एंड देन फोर्थ। इस क्रम में हम करेंगे। 9वें क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, ये कहते हैं कॉमेट डिस्क्राइबिंग एंड पैराबोला। कॉमेट कोई प्लैनेट नहीं होता है। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक छोटा सा वेरी स्मॉल, जिसे हम हिंदी में धूमकेतु के नाम से पुकार सकते हैं। देयर आर द मिलियंस कॉमेट्स विच आर मूविंग इन द स्पेस। तो इट सेज, तो कॉमेट है हमारे पास, तो प्लैनेट नहीं है। तो प्लैनेट नहीं है तो ये हमारे को इलिप्स ड्रा नहीं करेगा अबाउट द सन। यहाँ कहता है कॉमेट डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला। कॉमेट एक कोनिक को डिस्क्राइब करेगा विच में भी पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। लेकिन ईच प्लैनेट जो है वो डिस्क्राइब करता है एलिप्स अबाउट द सन एज अ फोकस। लेकिन कॉमेट जो है ज़रूरी नहीं कि एलिप्स ड्राइव करे। यहाँ पर देख कहता है कि ए कॉमेट डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला अबाउट द सन when nearest to it suddenly break up without gain or loss of the kinetic energy into the two equal portions, one of which describe a circle. Prove that the other will describe a hyperbola with eccentricity of 2. तो हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसा कि मैंने नोट्स में यहाँ पे जो क्लियर लिख रखा है, लेट सन बी एट द फोकस एस ऑफ द पैराबोला। हमने एक पैराबोला बनाया और उसका फोकस हमारे पास एस है, ए हमारे पास वर्टेक्स है, एंड ए इज द नियरेस्ट पॉइंट टू द सन सच दैट कि ए एस को हमने ये सवाल मान लिया। अब इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट एट द पॉइंट ए, तो हम जानते हैं ये वी स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, तो 2 म्यू बटे में डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस आएगा जो कि ए एस होगा, यानी ए बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। नाउ लेट द कॉमेट्स ब्रेक अप एट द पॉइंट ए इन द 2 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों का मास हमने m ले लिया ईच, और एक की वेलोसिटी हमने v1 मान ली, दूसरे की वेलोसिटी हमने v2 मान ली एट द पॉइंट ए पर। हम कहते हैं लेट वन पार्ट विद वेलोसिटी v1 डिस्क्राइब ए सर्कल। ये दे रखा है कि एक पार्ट जो है वो सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमने मान लिया एक पार्ट विद वेलोसिटी v1 डिस्क्राइब ए सर्कल विद द रेडियस a। तो हम जानते हैं फॉर द वेलोसिटी इन ए सर्कल, वेलोसिटी का स्क्वायर बटे में a बराबर होता है f एट r इज इक्वल टू a के बराबर, और यहाँ f होगा म्यू बटे में r स्क्वायर। r की वैल्यू a के बराबर है तो म्यू बटे में a स्क्वायर बन जाएगा, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी म्यू बटे में a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को कंडीशन दे रखी है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ब्रेक। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द ब्रेक इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक की बात करें तो पहला पार्ट जिसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m v1 स्क्वायर, और दूसरे की बन जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर। और बिफोर द ब्रेक की बात करें हाफ टोटल मास, क्योंकि दोनों का मास mm है, तो टोटल मास बिफोर द इम्पैक्ट बिफोर द ब्रेक वाज द 2m इंटू v का स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो v1 स्क्वायर जमा v2 स्क्वायर 2v स्क्वायर बन जाएगा। v1 स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें तो v2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू बटे में a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियरली v2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन v स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू बटे में a है और v2 स्क्वायर की वैल्यू जो 3 म्यू बटे में a है।
इसका मतलब हो जाएगा v2 स्क्वायर की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन द पैराबोलिक पाथ है। अब ग्रेटर देन वेलोसिटी इन द पैराबोलिक पाथ हो तो वो हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो हाइपरबोला का होता है, क्योंकि इलिप्स में वेलोसिटी है वो लेस देन टू पैराबोला आती है। तो इसका मतलब जो v2 वेलोसिटी है वो एक ऑर्बिट पर मूव कर रहा है जो कि हमारे पास एक हाइपरबोला है। तो हमने लिखा है इस देयरफॉर मास विद द वेलोसिटी v2 डिस्क्राइब ए हाइपरबोला। और जिसकी हमने दो एक्सिस है, ट्रांसलेटिव एंड द कंजुगेट एक्सिस है, इसकी ट्रांसलेटिव एक्सिस हमने 2a1 मान ली। तो बाय डेफिनेशन इन द हाइपरबोलिक पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है म्यू इंटू 2 बटे में as यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस माइनस में प्लस में 1/a1। a1 क्या है? सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। तो ये हमारा v2 स्क्वायर होना चाहिए। as की वैल्यू a के बराबर है, v2 स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया जो ट्रांसफर एक्सिस है वो a1 सेमी ट्रांसफर एक्सिस a1 जो है वो स्मॉल a के बराबर है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पॉइंट a है। और हम आल्सो ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाई h बाई p। तो ये हमारे पास इस v2 के लिए भी ट्रू होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तो p v2 की वैल्यू h के बराबर आती है, और h हमारे पास अगर ध्यान हो तो h स्क्वायर का रिलेशन आता था लैम्डा इंटू एल। लैम्डा की जगह म्यू ले सकते हैं, तो म्यू इंटू एल, ये रूट ऑफ म्यू इंटू एल के बराबर आ जाएगा। और एल क्या आएगा? एल इज द लेंथ ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द ऑर्बिट। और यहाँ पर ऑर्बिट कौन है? ऑर्बिट है हमारे पास हाइपरबोला। तो यहाँ पर एल की वैल्यू जो है b1 स्क्वायर बटे में a1 के बराबर आएगी, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। और b1 की वैल्यू जो हाइपरबोला में होती है a स्क्वायर इंटू में e स्क्वायर माइनस 1, यहाँ a1 स्क्वायर बन जाएगा। सिंपलीफाई करोगे तो l की वैल्यू ये बन जाएगी। देयरफॉर pv2 की वैल्यू हमारे पास ये बन गई, स्क्वायर करोगे हमारे पास तो ये बन जाएगा। अब p क्या चीज़ है? p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस या पोल ऑन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी ए पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें तो s से परपेंडिकुलर डालें तो वो एस ए ही यानी स्मॉल a के बराबर आएगा। तो इसलिए p की एट द ए पॉइंट पर p की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल a के बराबर आती है। इसमें p की वैल्यू पुट करें, v2 स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें, सिंपलीफाई करें, e स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, नहीं e हमारा 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया जो सेकंड पार्ट है वो एक हाइपरबोला को डिस्क्राइब कर रहा है जिसकी इसेंट्रिसिटी जो है 2 के बराबर है। एंड दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10वां कहता है हमारे पास, इसको अगर हम पढ़े, प्रूव दैट द टाइम टेकन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कई बार आया है, एमडी यूनिवर्सिटी में भी 1-2 बार आया हुआ है। प्रूव दैट द क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। कहते हैं प्रूव दैट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ट्रेवल ओवर हाफ इट्स ऑर्बिट रिमोट फ्रॉम द सन separated by the minor axis is today more than half year, the eccentricity of the orbit being हमारे पास 60 है। अब क्योंकि हम जानते हैं अर्थ, सन को अगर हम फोकस पे लें तो अर्थ जो है सन के अराउंड जो ऑर्बिट बनाएगा वो इलिप्स होगा। हम मान लेते हैं हम ये इलिप्स को कंसिडर कर रहे हैं कि ए डैश बी डैश सी सेंटर है और एस इसका एक फोकस है। हमने मान लिया लेट एस बी द सन, यानी एस पर जो है हमारे पास सन है। देन हाफ ऑर्बिट रिमोट फ्रॉम द सन, यानी फ्रॉम द एस, हाफ ऑर्बिट यानी इसका मतलब है हाफ ऑफ दिस प्लैनेट, दिस एलिप्स इज द
आर्क है हमारे पास बी ए बी डैश, एंड द सेक्टोरियल एरिया डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम एस यानी कि सन फॉर दिस हाफ ऑर्बिट। इस हाफ ऑर्बिट का जो सेक्टोरियल एरिया होगा, देखो बी ए बी तो हाफ आर्क है, लेकिन इसका अगर हम सेक्टोरियल एरिया बनाएं जो हमारे को डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर जो कि हमारे पास एस से है, तो वो हमारे पास बनेगा एस बी ए बी डैश एस, और हमने ये पोर्शन बनेगा सेक्टोरियल एरिया। हमने मान लिया लेट टी बी द टाइम टू डिस्क्राइब दिस सेक्टोरियल एरिया, देन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिस सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पोर्शन एस बी ए बी डैश एस बटे में टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लिया। नाउ वी नो दैट द अर्थ ट्रेवल्ड राउंड द सन डिस्क्राइबिंग एन इलिप्स इन 1 ईयर। इसका मतलब इस पूरे को अगर हम कंसिडर करें तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट दिस इलिप्स एज ए सेक्टोरियल एरिया इज द एरिया ऑफ द इलिप्स बटे में 1 ईयर। एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई ए बी, लेकिन हम जानते हैं रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, चाहे वो सेक्टर कितना भी क्यों ना हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो कांस्टेंट होता है, नहीं बराबर होता है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा पाई ए बी बटे में 1 ईयर एरिया ऑफ द एस बी ए बी एस बी डैश एस बटे में टी हो जाएगा। अब एस बी ए बी डैश एस को 2 पोर्शन में बांट सकते हैं, एक तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इलिप्स आएगा बी ए बी डैश, और हाफ ऑफ द ट्रायंगल आएगा हमारे पास जो कि आएगा एस बी बी डैश। एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई ए बी के बराबर, तो हाफ पाई ए बी के बराबर हो जाएगा, और एस बी बी डैश का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू द साइड बी बी डैश एंड द इस आल्टीट्यूड जो कि सी एस के बराबर आएगा। बी बी डैश हमारे पास मेजर माइनर एक्सिस है जो कि 2b के बराबर आएगा, और सी एस जो है डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर जो कि ए ई के बराबर होता है। इनको वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ए बी नीचे आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे पास ये बन गया टी बटे में 1 ईयर 1/2, क्योंकि यहाँ पर ई दे रखा है 1/60 के बराबर, तो ये चीज़ बन गया। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस में 7 बटे में 60 इंटू 22 इंटू 1 ईयर। तो 1 ईयर को अंदर ले चलो तो हाफ इंटू 1 ईयर आएगा, और 7/60 इंटू 22 इंटू में हाफ 1 ईयर आएगा, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया। तो हाफ ईयर जमा में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.936 डेज आएगा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू आ गई हाफ ईयर प्लस में 2 डेज अप्रोक्सीमेट। दिस वी हैव टू प्रूव कि अर्थ को इस सेक्टोरियल एरिया जो कि रिमोट बाय द सन है एट ए फोकस पर, वो मोर देन द 2 डेज लगेगा हाफ ऑफ द प्लस में फ्रॉम द हाफ ऑफ द ईयर से, और यही चीज हमारे को जो है प्रूव करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे को 2 इनइलास्टिक पार्टिकल दे रखे हैं। इनइलास्टिक मतलब है दे आर नॉट स्ट्रेचेबल, दे आर द सॉलिड पार्टिकल्स जिनके मासेस 3m और 1m है, और ये दोनों जो है सेम इलिप्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसकी इसेंट्रिसिटी जो है स्मॉल ई के बराबर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन है, अंडर ए फोर्स टू द फोकस, दे आर मूविंग अंडर ए फोर्स टू द फोकस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दे कोलाइड एंड कोलैप्स एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी दे कोलाइड है, और जब कोलाइड करने के बाद मिलते हैं तो वो कोलाइड जो है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस यानी कि बी के ऊपर जो हमारे पास हमने मान लिया। इसमें हमारे को प्रूव करना कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द न्यू ऑर्बिट इज ओवर दिस। तो क्वेश्चन को अगर हम चलें, हम मान लेते हैं 2 पार्टिकल्स
जिनका मास 3m और m है, दे डिस्क्राइब एन इलिप्स AA डैश BB डैश वेयर AA डैश 2A के बराबर है, BB डैश 2B के बराबर है, विद द फोकस S एंड S डैश है। सपोज सन इज द फोकस, सन इज एट द फोकस S से है। हमने मानते लेट, और ये पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन में। लेट द पार्टिकल कोलाइड्स एट द पॉइंट B, the extreme point of the minor axis, as the path of the both particle is same ellipse, दोनों पार्टिकल एक ही इलिप्स को मूव कर रहे हैं बट इन द अपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एट द पॉइंट B। क्योंकि हमारे पास इलिप्स सेम है, मास अलग अलग है, तो इलिप्स सेम है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पर होगी। तो बी पॉइंट पर भी उनकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास जो है सेम रहेगी। देयरफॉर वी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास म्यू इंटू 2 बटे में एस बी माइनस 1/a। अब अगर हम एस बी की बात करें, हम ये जानते हैं एस बी जमा एस डैश बी 2a के बराबर होता है। और दो ट्रायंगल को अगर हम लें, ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल एस सी बी एंड ट्रायंगल एस डैश सी बी में, इसमें सी बी तो सी बी के बराबर है और सी एस जो है सी एस डैश के बराबर है। ईच इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस है, फोकस फ्रॉम द सेंटर आएगा जो कि ए ई के बराबर होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास जो है इक्विलैटरल्स हैं, तो तीसरी साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एस बी और एस डैश भी बराबर होगा। ये दोनों बराबर है तो एस बी की वैल्यू जो है ए के बराबर बन जाएगी। तो वी की वैल्यू जो है ये वेलोसिटी देगा ऑफ द ईच मास बिफोर इम्पैक्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और वी स्क्वायर की वैल्यू जो है म्यू बटे में ए के बराबर आएगी। अब हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर वो दोनों कोलाइड्स होते मिल जाएंगे एंड लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर द इफेक्ट। तब हम जानते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर द इम्पैक्ट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट। आफ्टर द इम्पैक्ट की बात करें, दोनों बॉडी कंबाइंड होती है तो मास दोनों का जुड़ेगा 3m जमा बी एम, और v1 जो है कंबाइंड बॉडी की हमने वेलोसिटी मानी है। और मोमेंटम की बात करें बिफोर द इम्पैक्ट, मोमेंटम ऑफ द मास 3m इंटू वी आएगा और m के लिए हमारे पास माइनस वी आएगा क्योंकि दोनों बॉडी जो है इन द अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। v को इसलिए हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि दोनों कोलाइड कर रहे हैं। अगर दोनों कोलाइड ना करते तो 3m के साथ जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा आती, ताकि उसका मोमेंटम भी ज़्यादा नेगेटिव बन जाता। क्योंकि दोनों कोलाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए जो जो पार्टिकल है जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम 2mv बन गया। तो v1 की वैल्यू जो है v बटे में 2 आ गई। v1 का स्क्वायर v स्क्वायर बटे में 4 बन गया। v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें तो कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी इज गिवन बाय v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बटे में 4a। इक्वेशन 2 शोज कि v1 स्क्वायर इज लेस देन द म्यू बटे में 2a विच इज द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी एट ए डिस्टेंस a पर है। इसका मतलब ये जो पाथ कंबाइंड बॉडी है वो हमारे पास इलिप्स आएगा, क्योंकि इलिप्स में ही वेलोसिटी जो होती है हमारे पास इज लेस देन द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी आता है। तो हम कह सकते हैं द पाथ ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर द इम्पैक्ट इज एन इलिप्स। और हम मान लेते हैं कि 2a1 और 2b1 आर द मेजर एंड द माइनर एक्सिस ऑफ द दिस इलिप्स ऑफ द कंबाइंड बॉडी, और इसकी इसेंट्रिसिटी जो है E1 हमने मान ली। तब v1 क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी इन द इलिप्टिक पाथ है। तो ये बराबर होगा म्यू इंटू 2 बटे में a एंड माइनस में a1।
ए इसलिए है क्योंकि हमारे पास बी का डिस्टेंस जो है फोकस से एस बी हमारे पास ऊपर जैसे प्रूव किया ए के बराबर आता है। लेकिन v1 स्क्वायर की वैल्यू ऊपर वैल्यू हमने प्रूव की है म्यू बटे में 4a के बराबर आती है, पुट कर दोगे तो ये हमारे को रिलेशन बिटवीन a1 एंड a देगा। तो a1 की वैल्यू जो है हमारे पास 4/7a आ गई। आल्सो अगेन वी नो द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट v इज इक्वल टू h/p होगा, तो pv की वैल्यू इसके बराबर आ गई। इस कंबाइंड बॉडी की बात करें तो ये जो L1 होगा हमारे पास b1 स्क्वायर बटे में a1 आएगा, इज द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स होगा ऑफ द कंबाइंड बॉडी, और यहाँ v जो है v1 के बराबर आएगी, तो pv1 की वैल्यू इसके बराबर आ गई। स्क्वायर करोगे हमारे पास ये आएगा। p की हम बात करें, p इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द टेंजेंट एट द पॉइंट b है। तो जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, p से अगर हम उसको ड्रा करें तो ये हमारे पास जैसे कि फिगर में भी क्लियर नज़र आ रहा है, ये SN के बराबर आएगा। और SN क्या चीज़ है, हाफ ऑफ द, इसकी लेंथ जो है हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस के बराबर आएगी। तो P की वैल्यू जो है यहाँ पर स्मॉल b बन जाएगी। b क्या है, वो पुराना वाला एलिप्स है जो कि फिगर में दिखा रखा है। और इसमें P की वैल्यू पुट करें, v1 स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें, b1 स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा a1 स्क्वायर, क्योंकि ये नया एलिप्स है तो 1 माइनस e1 स्क्वायर आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास, और आगे सिंपलीफाई करेंगे, क्लियर दे रखा है, तो e1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/16 जमा 7/16 e स्क्वायर। 1/16 कॉमन आ जाएगा, तो e1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू रूट ऑफ 9 + 7 e स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 11वां था। सेम लाइन पर क्वेश्चन नंबर 12वां बिल्कुल सेम है, जस्ट वहां पर इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स फॉर द बोथ मास जो है ई दे रखी थी। इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू जो है 1/7 दे रखी है। तो इसमें जो है ई को 1/7 पुट करें तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द न्यू इलिप्स हमारे पास इसके बराबर आएगा। आपके जो बुक में दे रखा है उसने उल्टा दे रखा है, ये दे रखा है √2/7, जबकि रिजल्ट आएगा हमारे पास 2/√7। टू मेक इट करेक्ट कि E1 की वैल्यू जो है 2/√7 के बराबर आएगी। इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन जो है अप टू द 12 तक हमारे पास क्लियर होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने फोर्थ को छोड़ा है। अब हम चलते हैं फोर्थ को थोड़ा सा समझें। इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के 2 पार्ट हैं। पहले हम सिर्फ पहले पार्ट को पढ़ते हैं। पहला पार्ट कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट एज्यूम टू बी सर्कुलर। ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर उसने मान ली है, और इस वेलोसिटी को वर इंक्रीज बाई अबाउट 1/2। अगर हम इस वेलोसिटी को 1/2 से इंक्रीज कर दें तो जो वेलोसिटी हमारे को मिलेगी वो वेलोसिटी वुड डिस्क्राइब ए पैराबोला अबाउट द सन एज द फोकस। तो पहले पार्ट में हमने सपोज मान लिया v इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ जिसका रेडियस a है इन द अर्थ ऑर्बिट, और ये क्या है, सर्कुलर है। तब हम v की वैल्यू को निकालेंगे। अब हम जो है पैराबोलिक पाथ के लिए वेलोसिटी को हम लेंगे और प्रूव करेंगे वो पैराबोलिक पाथ की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो हमारी ये v है उससे इज इंक्रीज बाई हाफ ऑफ इट्स दिस, यानी v प्लस में हाफ ऑफ v के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब है कि अगर गिवन वेलोसिटी को उसकी आधी वेलोसिटी से इंक्रीज कर दें तो वेलोसिटी हमारे पास सफिशिएंट रहेगी टू डिस्क्राइब ए पैराबोला अबाउट द सन ऑफ एज ए फोकस। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूँ सपोज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला अबाउट द सन एज ए फोकस, तब हमारे को प्रूव करना है कि v1 की वैल्यू जो है v प्लस में अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ v के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने मान लिया v1 भी द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है एंड a इज द रेडियस ऑफ द अर्थ।
Earth's orbit है which is assumed to be circular with sun as the at the center. Then हम जानते हैं v1 स्क्वायर बटे में a बराबर होगा f एट द पॉइंट r इज इक्वल टू a. f होगा हमारे पास म्यू बटे में r स्क्वायर, r को a पुट करोगे तो म्यू बटे में a स्क्वायर बन जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ द इन द अर्थ ऑर्बिट एट एनी पॉइंट मेकिंग ए सर्कल विल बी आवर v स्क्वायर बटे में म्यू ए. अब हम एक पैराबोलिक पाथ पर चलते हैं. सपोज ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग एन पैराबोला विद द सन एज द फोकस. तो हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बटे में a के बराबर. और 2 म्यू बटे में a, लेकिन म्यू बटे में a तो v स्क्वायर के बराबर है. तो v1 स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2v स्क्वायर. तो v1 की वैल्यू बन गई √2 म्यू. अब इस √2 म्यू को हमने देखो कैसे लिखा है. इसमें हमने क्या किया है, एक बार v को जोड़ दिया, एक बार v को घटा दिया. जो घटा दिया तो रूट में से 2 में से कॉमन आ जाएगा, प्लस का v आ जाएगा. ये √2 - 1 है. अब √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 की पावर 1/2. और इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से खोलें तो आ जाएगा 1 + 1/2. और पहले पुट करोगे तो -1 1 से कैंसिल हो जाएगा. अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.2v आ जाएगा. तो इसका मतलब है, क्योंकि वैसे भी √2 की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.414 है, तो 1.4 को हम अप्रोक्सीमेटली जो है हाफ मान रहे हैं. तो ये हमारे पास v प्लस में हाफ ऑफ द v नियरली आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो सर्कुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी को उसके आधे से इंक्रीज कर दें तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बन जाएगी विच डिस्क्राइब ए पैराबोला अबाउट द सन एज द फोकस. ये पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ है. दूसरे पार्ट में करें, कहते हैं आल्सो शो इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ with velocity exceeding the 7 miles per second from the earth है ये, it will not return to the earth and may leave the solar system. ये कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से जितनी अर्थ की वेलोसिटी है उससे 7 माइल पर सेकेंड से ज़्यादा सी वेलोसिटी से उसको अगर हम प्रोजेक्ट करें तो वो जो है हमारे पास वो पार्टिकल जो है नॉट रिटर्न टू द अर्थ होगा और वो है इवन सोलर सिस्टम को भी लीव करके चला जाएगा. हम ये जानते हैं कि अर्थ की वेलोसिटी अबाउट द सन, अब हम जानते हैं वी नो द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज, यहां पर मैंने लिख रखा 18.5, एक्चुअल में ये 18.05 पर माइल्स पर सेकेंड है. इसका मतलब है देयरफॉर इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ अबाउट द सन एज द फोकस. पिछले वाले को लें, अगर इसकी वेलोसिटी जो है √2 टाइम्स फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है. पिछले पोर्शन में हमने प्रूव किया है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अर्थ को √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो एक पैराबोलिक पाथ की वेलोसिटी होगी. तो यहाँ में क्लियर लिखा है देयरफॉर इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ देन इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ अबाउट द सन एज द फोकस. देन इसकी वेलोसिटी जो है √2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ आएगी. हेंस वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ विद सन एज द फोकस √2 इन द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेट 25.52 आया. और वेलोसिटी ऑफ द अर्थ हमारे पास है 18.05. दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली बाई 7 माइल्स पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ
इन दोनों को कंबाइन करें कि अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ की वेलोसिटी से 7 माइल्स पर सेकंड से ज़्यादा से वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा अबाउट द सन एज द फोकस। क्योंकि पैराबोलिक पाथ क्या है, एक ओपन कर्व है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द पार्टिकल विल नॉट कम टू बैक। अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ की वेलोसिटी से 7 माइल पर सेकंड से एक्सीड करके प्रोजेक्ट करें अर्थ से, तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा अबाउट द सन। और क्योंकि पैराबोलिक पाथ एक ओपन है, ये जिस पॉइंट पर जाता है वहाँ पर वापस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया द पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू द अर्थ एंड इट विल गो टू इन्फिनिटी लीविंग द सोलर सिस्टम। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी करके। थैंक यू, इट्स ऑल ओवर।